हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हमें ये तो पता है कि जो टेस्टिस है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कैसे जो टेस्टिस है वो इंटरनली कैसे दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस आउटर ऊपर की तरफ से वो एक डबल पेरिटोनियम की बनी हुई वॉल से कवर रहता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस डबल पेरिटोनियम की होती है। जो इसकी आउटर लेयर होती है वो होती है पेराइटल, और जो इनर होती है वो होती है वाइसरल। हम इसको लेबल कर लेते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम अभी नीचे पॉइंट्स में करके लिखेंगे। उसके बाद ये कवर होती है एक और लेयर से, जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ी सी स्पेस होती है, क्योंकि इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। और ये दोनों वॉल्स जो है ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो टेस्टिस है वो बहुत ही नाजुक है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर्स उसको चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। तो ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ मुड़ मुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाती है सेप्टा टाइप का, जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, और उन टेस्टिकुलर सेप्टा को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हम बना लेते हैं ये कुछ इस तरह से। हर एक टेस्टिस में 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, पर हम पूरे नहीं बना सकते। मैं फिलहाल 1 2 3 4 5 6 बना रही हूँ। इसी तरह से 2 से 250 होते हैं हर एक टेस्टिस में। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये इंटरनली भी एक लेयर से कवर होते हैं, जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसको लेबल कर लेते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये इनर मोस्ट लेयर है जो टेस्टिस को कवर करके रखती है। मतलब टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 3 वॉल्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। जो अपर मोस्ट होती है वो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो कि डबल पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। उसके बाद होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके बाद है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। फिर इन टेस्टिकुलर लोब्यूल भी लेबल कर लेते हैं हम कि ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टब्यूल होती है, कुछ इस तरह से कॉइल्ड, और ये नीचे जाके स्ट्रेट हो जाती है। सेमिनिफेरस टब्यूल कॉइल्ड होता है, ये नीचे जाके स्ट्रेट हो जाता है, और इसके स्ट्रेट पार्ट को बोलते हैं टिबुलाई रेक्टाई। 2 से 3 होते हैं, पर मैं 2 बना रही हूँ। आप 3 भी बना सकते हो। इसी सेमिनिफेरस टब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको भी लेबल कर लेते हैं
कि ये है सेमिनिफेरस टेब्यूल। सेमिनिफेरस टेब्यूल के स्ट्रेट पार्ट को बोलते हैं, इस स्ट्रेट पार्ट को बोलेंगे ट्यूबुलाए रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाए रेक्टाई फ्यूज कर करके एक दूसरे से ऐसे जुड़ जुड़ करके बनाते हैं रेटिटेस्टिस, मतलब कह सकते हैं एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। और सेमिनिफेरस टेब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये इस तरह से ट्यूबुलाए रेक्टाई के थ्रू स्पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो कि है रेटिटेस्टिस में आके गिरते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आप मान लो कि ये स्पर्म्स हैं, ये भी लेबल कर लेते कि ये है रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस बाहर जाके बाहर की तरफ खुलता है वॉसा एफरेंशिया के थ्रू। हर एक टेस्टिस में 12 से 15 वॉसा एफरेंशिया होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हम बना लेते 11 12, इस तरह से 12 से 15 वॉसा एफरेंशिया होते हैं। और ये वॉसा एफरेंशिया हम लेबल कर लेते इससे भी कि ये है ये स्ट्रेट पार्ट, ये दोनों, उसके बाद ये है वॉसा एफरेंशिया। वॉसा एफरेंशिया बाहर की तरफ खुलता है एपिडिडाइमस में इस तरह से। ये है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस और ये है वॉस डेफरेंस। जो एपिडिडाइमस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे अपर पार्ट जो होता है वो होता है कैपुट, और बीच का पार्ट होता है कॉर्पस, और नीचे का पार्ट होता है कॉर्डा। जो कैपुट होता है उसे हेड बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल पार्ट बोलते हैं, और नीचे को टेल पार्ट बोलते हैं। मतलब एपिडिडाइमस का हेड पार्ट होता है कैपुट, जो कि बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, और उसके बाद आता है मिडिल पार्ट कॉर्पस, और टेल पार्ट होता है कॉर्डा। और एपिडिडाइमस के कॉर्डल पार्ट से ही वॉसा डेफरेंस निकलता है, जो स्पर्म को आगे की तरफ कैरी करवाता है। एक और फंक्शन बता देती है एपिडिडाइमस का। एपिडिडाइमस जो होता है वो स्पर्म्स को स्टोर करता है कुछ दिनों के लिए। अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो वो होता है 1 से 2 हफ्ते या फिर 1 महीने तक, इससे ज़्यादा शायद तो नहीं करता। 1 से 2 हफ्ते या फिर 1 महीने तक वो स्पर्म को स्टोर करता है और उसे मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। और तो हम लिख लेते हैं। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस सबसे ऊपर की तरफ वो कवर होता है ट्यूनिका वेजाइनालिस के थ्रू। ट्यूनिका वेजाइनालिस डबल पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। इसकी जो अपर लेयर है उसे बोलते हैं पेराइटल, और जो इनर है उसे बोलते हैं वाइसरल। उसके बाद टेस्टिस कवर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के थ्रू। ये रही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनालिस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ मुड़ मुड़ के एक सेप्टा बनाती है, जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। और इस टेस्टिकुलर सेप्टा को पर्टिकुलरली बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस में 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं,
और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। तो अगर एक टेस्टिस में टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 750, मतलब अगर हम 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मान लें और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लें तो 25 इंटू 3 मतलब 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो बहुत क्वाइल्ड होता है, उसके बाद उसका क्वाइल्ड पार्ट होता है और नीचे जाके वो स्ट्रेट हो जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रेट पार्ट को बोलते हैं, ये रहा उसका स्ट्रेट पार्ट, जिसे बोलते हैं टेबुलाई रेक्टाई। और टेबुलाई रेक्टाई एक दूसरे से फ्यूज करके बनाते हैं रेटिटेस्टिस, जो कि एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म आके कलेक्ट होते हैं। उसके बाद रेटिटेस्टिस से निकलते हैं 12 से 15 वसा फ्रेंशिया, जिनके थ्रू रेटिटेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमस में जाता है। और एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं, ये रहा एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं, कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। कैपुट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता है, बीच का पार्ट कॉर्पस कहलाता है और नीचे का पार्ट टेल पार्ट जिसे बोलते हैं कॉडा। और कॉडल पार्ट से एपिडिडाइमस के वसा डेफरेंस निकलती है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आती है ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस, outermost covering of testis, it is made up of double peritoneum, जो पहला होता है वो होता है पेराइटल, आउटर, और जो सेकंड होता है इनर, उसे बोलते हैं वाइसरल। उसके बाद जो सेकंड वॉल है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूचिनिया। मैं ऐसे लिख देती हूँ। ट्यूनिका एल्ब्यूचिनिया forms सेप्टा। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लो कि it protects testis, it forms सेप्टा। और उस सेप्टा को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टा। और पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे वाइट फाइब्रस लिख लीजिए। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, ये भी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये है इनर मोस्ट कवरिंग। It also protect testis। एक स्टार पॉइंट में आप लिख लीजिए, a small space is present between
ट्यूनिका वेजाइनालिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और वो स्पेस क्यों होता है? A small space present between tunica albigine and tunica vaginalis because a fluid is present या फिर filled। ये हो गया, ये तो हो गई 3 प्रोडक्टिव कवरिंग। उसके बाद आती है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है? इन ईच टेस्टिस 200 to 250 testicular lobules are present। आपको बेटा मिनट, ओके। उसके बाद आती है सेमिनिफेरस टब्यूल। सेमिनिफेरस टब्यूल, ये इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ testis। sperm formation occurs inside it। ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि हर एक टेस्टिस में, इन ईच टेस्टिस 750 to 1000 seminiferous tubule are present। मतलब in each testicular lobule, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, in each testicular lobule 2 to 3 seminiferous tubules are present। ये हुआ। और थर्ड पॉइंट लिख लेते, seminiferous tubules are coiled in structure and its straight part called tubuli recti। रेटी टेस्टिस क्या होता है? tubuli recti fuses with each other and forms rete testis। Sperms are collected in it। इसके बाद आता है वॉसा एफ्रेंशिया। वॉसा एफ्रेंशिया क्या है?
रेडियल टेस्टिस opens out through vasa efferentia. In each testis, 12 to 15 vasa efferentia are present. And vasa efferentia opens in epididymis. Epididymis. इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि एपिडाइमस डेवलप्स फ्रॉम वोल्फियन और mesonephric duct it stores and provide maturity to sperm and it is highly coiled. 6 meter highly coiled and have 6 meter of length, divided into 3 parts. First है caput, most coiled part. सेकेंड है कॉर्पस, उसके बाद है कॉडा. कॉडा opens in vas deferens. ये हो गया. और ये स्टोर कितने दिन तक करके रखता है, आप ये भी ऐसे नीचे ब्रैकेट में लिख लो. स्टोर्स 1 to 2 weeks और 1 month. इनमें होते हैं, एपिडाइमस में होता है सर्कुलर स्मूथ सेल. लिख लेते हैं. इट हैज सर्कुलर स्मूथ मसल. ये मसल स्पर्म को आगे भेजने में मदद करते हैं. एंड स्यूडो PSEUDO स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिया. और जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिया एक स्टीरियो सीलिया है, मतलब नॉन मोटाइल. स्टीरियोसीलिया का इसमें वर्क क्या है? स्टीरियोसीलिया इट एब्जॉर्ब्स 90% लिक्विड ऑफ स्पर्म. ये एब्जॉर्ब क्यों करता है? क्योंकि आप देख रहे हो, ये देखिए,
एपिडाइमस तो फिर भी थोड़ा मोटा है, थोड़ा चौड़ा है, पर जो वॉस डेफरेंस है ये बहुत पतली सी है। तो यहाँ पे आके तो कलेक्ट हो गया स्पर्म, पर अब इतने बड़े बड़े स्पर्म होते हैं कि वो उनको यहाँ से जाते वक्त ये फंस जाएंगे वॉस डेफरेंस में, आगे तो जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए एपिडाइमस में प्रेजेंट होते हैं स्यूडोस्फेडिफाइड सीलिया, जो कि स्टीरियोसीलिया है। वो क्या करती है, उस स्पर्म के 90% फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्पर्म को जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा वो बना देता है, जिसकी वजह से जिससे स्पर्म जो है वो वॉस डेफरेंस से इजीली पास हो सके। तो इस वजह से इसमें प्रेजेंट होती है स्टीरियोसीलिया। तो हमने एपिडाइमस के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आता है वॉस डेफरेंस। First difference, it arises from caudal part of epididymis. Thin narrow tube, it is a thin narrow tube like structure, नहीं लिखते, ऐसे लिखते, it ascends from scrotum and ascend from scrotum through लिख लेते, through spermatic cord and reaches into abdomen. Abdomen and loops around ureter and form ampulla. तो मैंने इसमें क्या लिखा है कि ये कॉडल पार्ट से मैंने आपको बताया कि ये रहा एपिडाइमस का कॉडल पार्ट, इसके थ्रू वॉस डेफरेंस निकलता है। तो इट अराइजेस फ्रॉम कॉडल पार्ट ऑफ एपिडाइमस। ये थिन होता है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्क्रॉटम से बाहर निकल के स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एब्डोमेन में पहुंचता है और यूरेटर को लूप करता है, मतलब यूरेटर के ऐसे चारों तरफ घूमता है और एम्प्यूला बनाता है। एम्प्यूला का मतलब होता है डायलेटेड पार्ट, मतलब कोई भी फूला हुआ पार्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एम्प्यूला होता कैसा है, तो हम पहले एम्प्यूला के बारे में लिख लेते हैं। एम्प्यूला dilated, it is a dilated part of vas deferens which meets with seminal vesicle and forms ejaculatory duct. ये जो एम्प्यूला है ये वॉस डेफरेंस, ये कुछ अलग नहीं है। ये वॉस डेफरेंस जब यूरेटर से लूप करता है तो वो आगे जाके थोड़ा डायलेट हो जाता है। तो ये वॉस डेफरेंस का ही डायलेटेड पार्ट है जो आगे जाके सेमाइनल वेसाइकल, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। तो सेमाइनल वेसाइकल से मिलकर ये एक नई डक्ट बनाता है जिसे बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट।
तो एजाकुलेटरी डक्ट के बारे में हम लिख लेते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट किससे किससे मिलके बना हुआ है? मतलब एम्प्यूला के वॉस डेफरन्स के एम्प्यूला से, मतलब कह सकते हैं वॉस डेफरन्स से ही, वॉस डेफरन्स प्लस सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिलके वॉस डेफरन्स और सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिलकर एजाकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। और एजाकुलेटरी डक्ट जो है ये यूरेथ्रा में पास करती है, यूरेथ्रा में जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड को पास करके। मैंने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम भी बताया था, अभी उसके बारे में आपको और जानकारी पता चलेगी। तो इट इंटर्स इनटू यूरेथ्रा, ये आर है, आफ्टर पासिंग थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। तब इतनी बातें तो हो गई, अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो होता है स्क्रोटम, हीरा एक स्क्रोटम और दूसरा वाला थोड़ा ऊंचा, हीरा दूसरा स्क्रोटम। लेफ्ट वाला राइट वाले से थोड़ा नीचे होता है। इसके अंदर है टेस्टिस, ये रही टेस्टिस का एपिडाइमस, एपिडाइमस से निकल रही है वॉस डेफरेंस, इसमें भी ये रही एपिडाइमस, एपिडाइमस से निकल रहा है वॉस डेफरेंस, कलर कर देते हैं हम इससे, ये भी एपिडाइमस के कॉडल पार्ट से निकला वॉस डेफरेंस, उसके बाद ये ऊपर गया कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम बना लेते यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा यूरेटर, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ नहीं था, थोड़ा सा मेरा फिगर गलत हो गया, यहाँ पे ये खुला हुआ ही रहता है। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा यूरेटर, ये सेम वॉस डेफरेंस आके इसको लूप करता है, ऐसे इसको लपेटता है, ऐसे इसके राउंड घूमता है और उसके बाद ये एंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद ये एम्प्यूला, ये रहा डायलेटेड पार्ट, ये भी इधर से आया ऐसे, इसने भी इसको लूप किया, उसके बाद डायलेट हो गया।
ये रहा एम्प्यूला, ये रहा। उसके बाद ये रहा सेमिनिफेरस टब्यूल। ये एम्प्यूला इससे मिला, उसके बाद इसने बनाया एजाकुलेटरी डक्ट। ये रही एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट एंटर की यूरेथ्रा से में। उसके बाद यहाँ पे होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड, कुछ इस तरह से। ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे होता है एक और ग्लैंड जिसको मैंने आपको काउपर्स ग्लैंड बताया था। एक और नाम होता है इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद ये रहा पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा का ऐसा पार्ट जिससे पेनिस अटैच होता है। ये रहा। मेरा फिगर ढंग से नहीं बना है, आप इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना। तो मैं पहले इसको लेबल कर लेती, फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। ये रहा वॉसा डिफरेंस, ये रहा एपिडिडाइमस, ये रही टेस्टिस, ये रहा स्क्रोटम, उसके बाद ये है यूरेटा, ये है यूरेनरी ब्लैडर, ये है प्रोस्टेट, ये है एजाकुलेटरी डक्ट, ये है सेमाइनल वेसिकल, ये रहा है एम्प्यूला, एम्प्यूला। उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये रहा पेनिस। अब इधर कुछ चीजें लेबल कर लेते, कुछ छूटा तो नहीं। ये जो पार्ट है इतना, इसको बोलते प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ये इसको बोलते मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इससे बोलते पेनाइल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का लार्जेस्ट पार्ट होता है जो कि होता है 20 सेंटीमीटर का। पेनाइल यूरेथ्रा, ये है लॉन्गेस्ट पार्ट 20 सेंटीमीटर का। तो ये है इतना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसको थोड़ा अच्छे से बना सकते हो, इसको आप कलर करके अच्छे से कर सकते हो। मेरा तो आड़ा टेढ़ा ही बन गया है, आप इसको अच्छे से बना लेना, समझ में आना चाहिए आपको। ये जो बीच का पार्ट है यही है यूरेथ्रा, a tube like structure।
कि यहाँ पे पेनिस के फ्रंट में होता है ग्लांस पेनिस। तब अब इनके बारे में लिख लेते हैं जो हमने ये पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती। ये रहा स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस और टेस्टिस के ऊपर ऐसे लगा हुआ है एपिडाइमस। एपिडाइमस के कॉर्डल पार्ट से निकली हुई है वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस यूरेट्रस से लूप करके एम्प्यूला बना रही है। उसके बाद ये सेमाइनल वेसाइकल से मिलकर एजाकुलेटरी डक्ट बना रही है। एजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होकर यूरेथ्रा में एंटर कर रही है। और उसके बाद ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है काउपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये है पेनिस। और इस जिस पार्ट यूरेथ्रा के जिस पार्ट पे लगा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड उसे बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जिस पार्ट पे लगा होता है काउपर्स ग्लैंड उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का स्मॉलेस्ट पार्ट है। और यूरेथ्रा के जिस पार्ट पे पेनिस लगा होता है उसे बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का लॉन्गेस्ट पार्ट है जो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं काउपर्स ग्लैंड के बाद एजाकुलेटरी डक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ये ग्लांस पेनिस है। ग्लांस पेनिस के फ्रंट में भी एक स्किन का फोल्ड होता है। इन फ्रंट ऑफ FRONT, in front of glans penis, a fold of skin is present called prepuce और foreskin। मतलब ग्लांस पेनिस जो है वो एक पतली सी स्किन की फोल्ड से कवर होता है जिसे प्रिप्यूस बोलते हैं या फिर फोरस्किन बोलते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते। और यूरेथ्रा की पेनिस की ओपनिंग जो होती है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। तो लिख लेते opening of penis called urethral opening। अब हम पढ़ेंगे सेमाइनल वेसिकल के बारे में। हमने पढ़ा है पहले कि ये ग्लैंड है, मतलब इसका कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है। तो उसके पहले हम लिख लेते कि ये कितने होते हैं नंबर में। तो ये एक पेयर होता है, 1 पेयर। ये भी वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होता है, जिस तरह से वॉस डेफरेंस और एपिडिडाइमस वॉल्फियन या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट से उनका डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह से सेमाइनल वेसिकल का भी डेवलपमेंट वॉल्फियन डक्ट या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू हुआ है। इट ऑल्सो डेवलप्स फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट। ये कहाँ पे होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। अगर इस पोस्टीरियर को एग्जैक्ट पोजीशन बोले तो उसको लिखते हैं डॉर्सोलैटरल पोजीशन। पोस्टीरियर या फिर डॉर्सोलैटरल टू यूरिनरी ब्लैडर। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का होता है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इट जॉइंस
वॉसा डेफरेंस टू एजाकुलेटरी डक्ट। ये तो रहे इसके बारे में इतने पॉइंट्स। अब हमने ये तो पढ़ा कि ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का, तो इसके सिक्रीशंस भी कुछ होते हैं, इनके सिक्रीशंस पढ़ते हैं। इसके सिक्रीशन, पहली बात तो इनके सिक्रीशन का जो पीएच होता है वो 7.2 से लेके 7.8 तक होता है। ये इनके सिक्रीशन का वर्क क्या होता है? इनके सिक्रीशन का वर्क ये होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब वेजाइना है वो बहुत ही एसिडिक होता है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनका जो पीएच होता है वो 7.2 से लेके 7.8 तक होता है। तो लिख लेते हैं 7.2 से लेके 7.8 तक होता है। क्यों होता है? क्यों न्यूट्रलाइज acidity of female reproductive tract मतलब वेजाइना। उसके बाद ये सेमाइनल वेसाइकल, मैंने बोला कि हम 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स में स्पर्म को सीमन बनाने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो होता है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल के जो सिक्रीशन होते हैं वो स्पर्म को सीमन बनाने के लिए 60 से 70% रोल प्ले करते हैं। मतलब सीमन कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% of its secretion, मतलब सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन का, इट्स सिक्रीशन। उसके बाद इसका सिक्रीशन, पहला जो इसका सिक्रीशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो पूरी मेल बॉडी में सिर्फ सेमाइनल वेसाइकल ही सिक्रीट करता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जब किसी लेडी का रेप होता है तो इसी फ्रक्टोज की टेस्टिंग ही की जाती है कि उस लेडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब वेजाइना में अगर फ्रक्टोज मिलता है तो ये बोला जाता है कि हाँ इस लेडी का सच में रेप हुआ है। तो मतलब ये फॉरेंसिक टेस्ट में काम आता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन फॉरेंसिक टेस्ट। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। तो फ्रक्टोज का वर्क होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर सेकेंड सिक्रीशन जो आता है वो होता है इनोसिटॉल। इनोसिटॉल का वर्क क्या होता है? ये भी स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। थर्ड आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। फोर्थ है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का वर्क होता है क्लॉट करना, तो ये यहाँ पे भी क्लॉटिंग ही करता है। फाइब्रिनोजेन सीमन को क्लॉट कर देता है जिससे वो अपनी एनर्जी को बचा कर रख सके, क्योंकि सीमन को अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करना है। तो उसकी एनर्जी को बचा कर रखने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के लिए उसको बचा के रखने के लिए फाइब्रिनोजेन उसको क्लॉट कर देता है। फिर फिफ्थ जो सिक्रीशन है वो है साइट्रेट आयन।
सेमाइनल वेसिकल के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली लाइक होते हैं। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ एक होता है और वो चेस्टनट स्ट्रक्चर का होता है। इसका जो सिक्रीशंस होता है वो मिल्की होते हैं और थिक होते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर प्रेजेंट होता है। फिर आता है इसके सिक्रीशंस की बात आती है, तो इसके सिक्रीशंस की जो पीएच वैल्यू है वो भी 7.2 से लेके 7.8 ही है और ये अल्कलाइन ही होते हैं और इनके सिक्रीशंस का भी वही वर्क है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसिडिटी को खत्म करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इनके सिक्रीशंस में और एक बात, इनके सिक्रीशंस सीमन का 25 से 30% पार्ट बनाते हैं। मतलब सीमन का 25 से 30% पार्ट जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से बना हुआ होता है। इसका जो पहला सिक्रीशन है वो है कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन। ये दोनों क्या करते हैं, ये सीमन स्पर्म को या फिर सीमन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं। सेकेंड सिक्रीशन है साइट्रेट आयन, थर्ड है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, फोर्थ है लिपिड्स और फिफ्थ है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का वर्क होता है कि जो स्पर्म क्लॉट हो चुका है, मतलब जो सीमन क्लॉट हो चुका है, उसकी क्लॉटिंग को तोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले क्लॉट करना फिर तोड़ना, ये क्या मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे जैसे स्पर्म आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सेमाइनल वेसिकल के बाद आता है एजाकुलेटरी डक्ट, उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कुछ ट्रैवल करेगा। आई मीन टू से नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड ट्रैवल नहीं कर रहा, सॉरी। मतलब जो सीमन है वो सेमाइनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड तक कुछ तो ट्रैवल करेगा, मतलब उसकी कुछ तो एनर्जी वेस्ट होगी, तो उतनी एनर्जी तो कम से कम बच जाएगी ना उसकी। तो और वो आगे बढ़ रहा है, मतलब उसको धीरे धीरे वो आगे बढ़ के जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और वहां पे अगर वो क्लॉट रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? वहां पे उसको ट्रैवल कराने के लिए कोई नहीं है, उसको खुद की एनर्जी से ट्रैवल करना है। इस वजह से उसको उसकी क्लॉटिंग को तोड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन उसकी क्लॉटिंग को तोड़ के उसको खुद की एनर्जी यूज करने के लिए बताता है। फिर उसके बाद आता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये एक पेयर होता है, मतलब ये दो होते हैं और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा के जिस पार्ट पे काउपर्स ग्लैंड लगा होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का सबसे छोटा पार्ट है। जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है या फिर जो काउपर्स ग्लैंड है वो पेनाइल यूरेथ्रा में खुलता है। इसका जो सिक्रीशन होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.2 से लेके 7.8 तक होती है। इसके सिक्रीशन भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली लाइक होते हैं और इनके सिक्रीशंस को प्री एजाकुलेटरी फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एजाकुलेशन के जस्ट पहले से निकलते हैं। और इनका वर्क क्या होता है, ये पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं, उस पेनिस की एसिडिटी को मतलब भी खत्म करते हैं और उसको लुब्रिकेट करते हैं। और ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को खत्म करके यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज बनाते हैं और वेजाइनल ट्रैक्ट की भी एसिडिटी को खत्म करते हैं। एक और बात आपको बता देते हैं, क्योंकि मतलब जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिन ट्रैक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि जो मेल्स हैं उनमें यूरिन ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दोनों सेम होता है। और हमें पता है कि यूरिन का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है और सीमन बहुत नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसको अगर हल्की सी भी एसिडिक मीडियम उसको मिल गया तो तुरंत सीमन खराब हो जाता है, सीमन खत्म मर जाता है। तो उस सीमन को बचाने के लिए इतने सारे जो ग्लैंड्स हैं वो अपना सिक्रीशन निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सीमन बच सके और वो फीमेल ट्रैक्ट तक पहुंच सके। फिर आता है प्रिप्यूस या फिर फोरस्किन। मैंने आपको बताया था कि ये ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर लगी हुई एक छोटी पतली सी स्किन की फोल्ड होती है। तो लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस के चारों तरफ एक लूज पतली सी स्किन की फोल्ड होती है जिसे फोरस्किन या फिर प्रिप्यूस बोलते हैं। इसके पास एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है टाइसन ग्लैंड या फिर प्रिप्यूशियल ग्लैंड।
प्रीप्यूस से प्रीप्यूशियल ग्लैंड, मतलब प्रीप्यूस के पास होता है प्रीप्यूशियल ग्लैंड, पर आपको टाइसन वर्ड भी याद करना है। टाइसन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जिसे स्मेग्मा बोलते हैं। स्मेग्मा जो होता है वो मिल्की होता है थोड़ा। स्मेग्मा का वर्क क्या होता है, स्मेग्मा ग्लैंड्स पेनिस को लुब्रिकेट करता है। तो आज हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में इंक्लूड ग्लैंड्स को पढ़ा, जो कि थे नंबर 1 सेमाइनल वेसाइकल, नंबर 2 था प्रोस्टेट ग्लैंड और नंबर 3 था काउपर्स ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल और काउपर्स ग्लैंड दोनों के ही सिक्रीशंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जली लाइक होते हैं, और दोनों ही एक पेयर मतलब दो पाए जाते हैं। और जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिर्फ एक पाया जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है वो मिल्की होता है और थिक होता है। सेमाइनल वेसाइकल का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिक्रीशन है वो है फ्रक्टोज, क्योंकि वो पूरे मेल बॉडी में सिर्फ सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीट करता है, और ये रेप के फॉरेंसिक टेस्ट में भी मदद करता है। मतलब ये बताता है कि किसी लेडी का अगर इसका प्रेजेंस वेजाइना में होता है तो ये कहा जाता है कि किसी भी लेडी का रेप हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।